नमस्कार साथियों और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। उम्मीद है मुझे कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो साथियों, जो एमपी ग्रेड वन का एग्जाम होता है जिसे हम एस्टेट एग्जाम भी कहते हैं, यानी कि ये जो टेस्ट है इसको बिना क्वालिफाई किए आप एमपी ग्रेड जो मेन एग्जाम होगा उस एग्जाम को नहीं दे सकते। तो वो एग्जाम आपका दिसंबर 2025 में होने वाला। और अब बात यहां पर यह आती है कि इस एग्जाम की किस तरह से तैयारी करें। सेल्फ प्रिपरेशन हो या मतलब कोचिंग क्लासेस गाइडेंस के, किस तरह से तैयारी करें, क्या एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है इस इंटायर सिलेबस को कवर अप करने के लिए। तो आइए हम सीधा सा उसी पर चलते हैं। बाकी लिटरेचर लवर्स ऐप है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए आप ये नंबर है, इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी जो डिटेल है चीजें, तो उनको मैं वीडियो के साथ कवर अप करता चलूंगा। तो रिक्वेस्ट होगा मेरा कि आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। तो देखिए, जो ग्रेड वन का आपके सिलेबस है वो कुछ इस तरह का सिलेबस है। इसमें दो सेक्शन आपको बेसिक नजर आते हैं। इस तरह से अगर आप देखें तो देखिए, ये पार्ट वन है और इसी तरह पार्ट बी है, और इसी तरह से जो है पार्ट बी के बाद जो पार्ट है वो खत्म हो जाता है। मतलब पार्ट वन और पार्ट टू इस तरह से कह लीजिए, या ये कहिए कि आपका जो सिलेबस है वो दो सेक्शन में डिवाइडेड। एक सेक्शन है जो ग्रामर वाला सेक्शन है, और दूसरा जो सेक्शन है वो है लिटरेचर वाला सेक्शन। यानी ग्रामर और लिटरेचर का, देखिए मोस्टली जो पीजीटी एग्जाम होते हैं या टीजीटी एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम्स में ग्रामर और लिटरेचर का एक फाइन कॉम्बिनेशन नजर आता है। तो ग्रामर में अगर आप देखें तो देखिए, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। अगर मैं इसे बहुत शॉर्ट फॉर्म में कहूं तो ये कह सकता हूं कि आपको कंप्लीट ग्रामर की स्टडी करनी हो। अब कंप्लीट ग्रामर की स्टडी का मतलब है कि जो भी आप 10+2 इंटरमीडिएट लेवल तक आप जो पढ़ते हो वो सारी ग्रामर आपको कवर अप करनी, चाहे वो आर्टिकल हो, प्रीपोजिशन हो, क्लाज हो, डिटरमाइनर्स हो, या फिर सफिक्स प्रीफिक्स की बात आए, या जेंडर की बात आए, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ये तमाम सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना होता है। और एमपी ग्रेड वन के एग्जाम, इस एस्टेट एग्जाम में ये आपके टॉपिक प्रेस्क्राइब्ड है। बात आती है कि ग्रामर की अगर हमें बहुत अच्छी स्टडी करना है और एक बहुत अच्छी पकड़ बनानी है, तो ऐसा कौन सा काम किया जाए कि जिससे हमारी ग्रामर की जो पकड़ है बड़ी अच्छी मजबूत हो, और एग्जाम में आने वाले मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम लोग करेक्ट कर पाए। देखो, इसके लिए एक बड़ा अच्छा तरीका है और बहुत इफेक्टिव तरीका है। ग्रामर में सबसे पहले तो आप देखो, जानते हो कि रूल्स और रूल्स के बाद प्रैक्टिस, जिसमें से प्रैक्टिस बहुत बड़ा रोल प्ले, क्योंकि जब आप उन रूल्स को अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिकली उनका एप्लीकेशन करते हैं, तो आपका जो नॉलेज है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो आप इन सारे जो टॉपिक्स हैं, जितने पूरे टॉपिक्स यहां पर दिए हुए हैं, इन सभी टॉपिक्स को सेल्फ स्टडी के थ्रू अगर आप करना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा एक बहुत स्ट्रांग बुक और बहुत अथेंटिक, जिसमें एरर्स की बिल्कुल नाम मात्र की गुंजाइश हो सकती है या बिल्कुल भी नहीं। रैन एंड मार्टिन, रैन एंड मार्टिन बुक को आप ले करके, और उसकी की भी ले सकते हैं। की आती है जिसको, मतलब की और बुक दोनों को लेकर के अगर आप काम करेंगे, की से देखिए बेनिफिट ये होता है कि जो आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसका राइट आंसर क्या होगा, वो की से आपको एग्जैक्टली विद एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है। तो रैन एंड मार्टिन इज द बेस्ट बुक। लेकिन अभी बात ये आती है कि सर हमारे पास कोई अदर बुक है, देखो वो आप अपना प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से ज्यादातर जब भी हम किसी वीडियो को मैं बनाता हूं, खास किसी सिलेबस को डिस्कस करता हूं, तो मेरा जो मानना है कि एक बहुत ऑथेंटिक बुक और बहुत दमदार बुक होनी चाहिए। और ये बुक जो है रैन एंड मार्टिन है, नो डाउट। और हाँ, बात ये आती है कि क्या ये इंग्लिश में ही है, तो ये आपको इंग्लिश में मिल जाती है। हिंदी और इंग्लिश मिक्स भी मिलती है। मार्केट से खरीदते वक्त इस बात का ध्यान रखें। देखो, ये सारी चीजें तो आप पढ़ लेंगे, इसके बाद आता है पार्ट वोकैब का। और वोकैब में देखिए वो सारी चीजें आ जाती है, चाहे अपोजिट्स हो, सिनोनिम्स हो, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात आए, तो देखो ये सारा कुछ वोकैब का पार्ट हो। वोकैब के पार्ट को डील करने के लिए देखिए, एक
इंग्लिश स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसे जो है भाषा का अच्छा ज्ञान होगा और भाषा के शब्दों की अच्छी पकड़ हो। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको भाषा का लिमिटेड ज्ञान होता है या कम पकड़ होती है। वो किस तरह से वोकैब को अपनी संभाल सकते हैं। तो देखो, वोकैब को संभालने का एक पार्ट होता है आपको रीडिंग हैबिट्स डेवलप करनी। रीडिंग हैबिट्स में जैसे आप न्यूज़पेपर की रीडिंग समझ सकते हैं। लिटरेचर में जो अलग-अलग वर्क्स आपके लिए हैं, पोएम्स हैं या लिटरेरी टर्म्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जो एग्जाम में आपके वोकैब का पार्ट आता है, तो वो मतलब मेडिकल या इंजीनियरिंग वोकैब नहीं होती। वो वोकैब होती है लिटरेरी वोकैब। तो उसको कुछ इस तरह से हम स्ट्रॉन्ग कर सकते। बाकी रीडिंग कंप्रहेंशन के लिए हम आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और अनसीन पैसेज या मतलब किस तरह से आप इनको सॉल्व करेंगे, नोट मेकिंग क्या है, तो वैसे हम लोग तो मतलब अपने जो भी हमारी क्लासेस रन हो लिटरेचर लवर्स ऐप पर हम एक कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करते हैं आपको ग्रेड 1 का। और जो पिछला वाला एग्जाम भी हुआ था, तो पिछले वाले एग्जाम में भी हमने कंप्लीट पैकेज दिया था और उस कंप्लीट पैकेज में इतने सिलेक्शन हुए हैं कि या तो आप हमारे जाकर के टेलीग्राम में चेक कर सकते हो और या फिर आप खुद एमपी ग्रेड में बहुत सारे सिलेक्टेड इंग्लिश कैंडिडेट से डायरेक्टली आप मिल सकते हैं। उनसे मिलते होंगे, जो आसपास के टीचर होंगे, डेफिनेटली वो बताएंगे कि हमने इस प्लेटफॉर्म से पढ़ा था। बहुत अच्छा रिजल्ट था बाय द वे। तो मतलब एक आपके लिए ये भी पॉजिटिव पॉइंट आता है कि हाँ, एटलीस्ट आपको इस पर भरोसा रहे कि हाँ, ये जो इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट का काफी रिलायबल और काफी प्रोवाइड। दूसरे सेक्शन पर हम आते हैं और ये है लिटरेचर वाला। देखिए, जो ग्रामर वाला पार्ट है, हमारे इंस्टीट्यूट में कुलदीप सर पढ़ाते हैं, नो डाउट अच्छा पढ़ाते हैं, थोड़ा सीरियस टीचर। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो लिटरेचर वाला पार्ट आता है और लिटरेचर वाले पार्ट को मैं खुद ही डील करता हूं, हर एक टॉपिक को। और जितने ये टॉपिक हैं भाई, देखो जो आपका लिटरेचर वाला पार्ट है, तो इसमें आपका जो सिलेबस है, ये एक ऐसा सिलेबस है जिसे मैक्सिमम कैंडिडेट ने, आप में से बहुत सारे लोगों ने या तो अपने ग्रेजुएशन के टाइम पीरियड में या पीजी के टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ टॉपिक्स को पढ़ा होगा और कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जिनको आपने नहीं पढ़ा। अच्छा, इसे हम मेरी भाषा में अगर मैं कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वो लिटरेचर है जो ट्रेडिशनल वाला। तब कई बार क्या होता है ना कि न्यू लिटरेचर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, एनसीईआरटी एससीईआरटी को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो यहां आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो लिटरेचर है आपका, ये वो लिटरेचर है कि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो इनमें मोस्ट ऑफ दी वर्क्स को मेंशन किया जाता है। जैसे देखिए, जेन ऑस्टिन के प्राइड एंड प्रेजुडिस को लिटरेचर पढ़ने के लिए आप में कुछ कलाएं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है कि लिटरेचर के स्टूडेंट को सबसे पहले बेसिक का नॉलेज होना चाहिए। देखो, होता क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को बेसिक का नॉलेज नहीं होता जब, तो फिर पढ़ते तो हैं, नो डाउट वो समझते भी हैं, लेकिन क्या होता है ना कि काफी कुछ उनका रट्टाफिकेशन में चला जाता है। इसलिए हमारा जो सबसे पहला फोकस होता है वो होता है बेसिक, जिसमें से हर एक कैंडिडेट जो इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े, वो इन चीजों को जरूर जाने। बाय द वे, अगर आप नहीं भी जुड़ते हैं, सेल्फ प्रिपरेशन में हैं, तो ये चीजें आप जरूर जाने। जैसे आपको हिस्ट्री की पकड़ अच्छी होनी चाहिए। आई मीन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आपको टर्म्स में नॉलेज होना चाहिए। जो टर्म्स आप जब पढ़ोगे, वही में भी आपको डायरेक्टली आपके वोकैब वाले सेक्शन में मिल जाए। तो टर्म्स का नॉलेज जरूर होना चाहिए। तो हिस्ट्री, टर्म्स और फॉर्म्स, कौन सा नॉवल किस फॉर्म की कैटेगरी में आता है, नॉवल में से वो किस टाइप का नॉवल है, पोयम्स में से वो किस टाइप की पोयम है, और इसके बाद उसमें मीट्रिक पैटर्न किस मीटर में लिखा है, राइमिंग का पैटर्न क्या है, उसका राइमिंग पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए। और साथ में मीटर आपने जान लिया, राइमिंग आपने जान ली, तो ये मतलब फिगर ऑफ स्पीच कितने हैं, किस तरह के फिगर ऑफ स्पीच पोयम में यूज कर। तो हिस्ट्री, ये आपका हिस्ट्री हो गया, टर्म्स हो गए, फॉर्म्स हो गए, मीटर हो गया, राइम का पैटर्न हो गया, फिगर ऑफ स्पीच हो गया। ये इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इन बेसिक्स के रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन हो,
तो हमारे ही चैनल पर एक वीडियो भी है बेसिक्स ऑफ लिटरेचर, तो प्लीज जरूर उसे देखिएगा, उसमें मैंने और डेप्थ में चीजों को समझाने की कोशिश करी है। तो आपको इसका नॉलेज जरूर होना चाहिए। हमारे YouTube चैनल पर एक प्लेलिस्ट भी अवेलेबल होगी जिसका नाम ही है बेसिक्स ऑफ लिटरेचर। तो उस प्लेलिस्ट में भी आपको इन चीजों के बारे में काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी कैंडिडेट जो लिटरेचर पढ़ते हैं इन चीजों को जरूर जाने। वैसे आप में से ज्यादातर कैंडिडेट ये बात जानते रहे होंगे, और अगर आप नहीं जानते थे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसको जानने के बाद, पढ़ने के बाद आपको क्या कोई हेल्प मिल पा रही है या नहीं। इधर देखेंगे हम लोग चार्ल्स डिकेंस। अब जैसे जेन ऑस्टिन है तो देखो ये रोमांटिक पीरियड की हो गई। चार्ल्स डिकेंस विक्टोरियन टाइम पीरियड के एक नॉवलिस्ट हैं। इंडियन राइटर्स में से जैसे अनीता देसाई को हमें पढ़ना है, खुशवंत सिंह ये भी आपके इंडियन राइटर हैं। तो देखो फिक्शन में अगर आप देखें तो फिक्शन आपका जो है ये ब्रिटिश है, ये ब्रिटिश लिटरेचर हो गया आपका। और इधर अगर आप ये देखें तो ये आपका इंडियन लिटरेचर हो गया, है ना, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। ड्रामा के सेक्शन में अगर आप देखें तो ड्रामा के सेक्शन में जीबी सा और विलियम शेक्सपियर, साथ में इधर रविंद्रनाथ टैगोर। तो आप कह सकते हैं कि आपके लिए ब्रिटिश जो प्ले राइट्स हैं तो ब्रिटिश, और इसके अलावा आपके इंडियन प्ले राइट। वैसे रविंद्रनाथ टैगोर एज अ पोएट, प्ले राइट और पहले नोबेल लॉरिएट हैं, ये बात आप जानते होंगे। तो इनको प्रेस्क्राइब्ड किया गया है। इनका एक प्ले है द पोएट एंड पॉपर, बहुत इंटरेस्टिंग प्ले है ना। और गीतांजलि से वैसे एक ये पोयम है, अब इसको ड्रामा के सेक्शन में डाल दिया गया है, वो चीज अलग है, लेकिन ये ट्रू वर्शिप करके एक पोयम है इनकी, ठीक है। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये ब्रिटिश और ब्रिटिश के साथ साथ इंडियन का कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इंडियन, ब्रिटिश और इंडियन, ये दो टाइप का जो है लिटरेचर आपके लिए प्रेजेंट, फिक्शन और ड्रामा के सेक्शन। फिर हम पोइट्री का सेक्शन देखते हैं, तो पोइट्री के सेक्शन में पीबी शैली, रोमांटिक पीरियड से। इधर इंडियन में अगर आप देखें तो सरोजनी नायडू है जिनका ब्रोकन विंग्स है। रविन्द्रनाथ टैगोर तो इनके गीतांजलि की कुछ पोएम्स को प्रेस्क्राइब्ड करा गया है। और इधर वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है जिसका नाम है आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। यानी ब्रिटिश लिटरेचर और साथ में अगर आप देखें तो इंडियन लिटरेचर का कॉम्बो है आपके पोइट्री वाले सेक्शन। तो देखो जो पीबी शैली हैं, इधर विलियम वर्ड्सवर्थ हैं आपके, इधर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं और रॉबर्ट ब्राउनिंग है। तो देखो फ्रॉस्ट को हटा दीजिए, ब्राउनिंग को, वर्ड्सवर्थ को और इधर शैली को, ये आपके ब्रिटिश लिटरेचर से। शैली रोमांटिक पीरियड के, वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पीरियड के और रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियन पीरियड के। मतलब ये चीज आपको आइडेंटिकल नजर आ रही होगी कि जो विक्टोरियन टाइम पीरियड के राइटर्स हैं या रोमांटिक पीरियड के जो राइटर्स हैं उनको प्रेस्क्राइब्ड किया गया, उनको जो है प्रेस्क्राइब्ड किया गया, है ना। पीछे जो आपने देखा था, यहां पर एक चीज मैं बताना भूल गया था कि इधर अगर आप देखें जॉर्ज बर्नार्ड शा आम शन द मैन, तो ये विक्टोरियन और कह दीजिए कि एक मॉडर्न प्ले राइट है टीबी शाह। तो यहाँ आपको ना एक मॉडर्न राइटर भी नजर आ रहे हैं आपको। और इसमें अगर आप देखें तो इसमें विक्टोरियन और रोमांटिक और साथ में इंडियन राइटर का मिक्सचर। तो इस सेक्शन को भी पढ़ने के लिए आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो इन चीजों से इंट्रोड्यूस हो जाते हो, बाद में आप इन टॉपिक्स को पढ़ते हो। मैं ये चीज जरूर बताना चाहूंगा आपको कि किसी टॉपिक को किस तरह से आप पढ़ सकते हैं, बस थोड़ा सा आप वेट करेंगे। फिर इसके बाद आता है प्रोज सेक्शन, है ना। आपने देखा ड्रामा, फिर आपने देखा पोइट्री और अब आप देख रहे हो प्रोज वाला सेक्शन। प्रोज वाले सेक्शन में फ्रांसिस बैकन, जिन्हें आप लोग फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहते हैं, इसके अलावा प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज यानी चार्ल्स लैम्ब, इन दो मेन राइटर्स को यहां प्रिस्क्राइब्ड करा गया है। और इसके अलावा अगर कोई थर्ड राइटर है तो आपके इंडियन राइटर जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू का टीन एज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और नीरज सी चौधरी का जो वर्क है माई मदर, तो ये कुछ वर्क आपके जो है ये तो आपके एलिजाबेथन टाइम पीरियड के हैं फ्रांसिस बैकन, चार्ल्स लैम्ब रोमांटिक है। और इसके अलावा आपके पंडित नेहरू जो आपके इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश से
तो कुल मिला और नीरज सी चौधरी भी हैं। तो ये कुछ राइटर जो है आपके लिए प्रेस्क्राइब्ड है प्रोज वाले सेक्शन। अब आती है बात कि और क्या पार्ट है, तो देखो फिगर ऑफ स्पीच एंड फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, जिनकी मैंने बेसिक्स में बात करी थी, ये वही है। फिगर ऑफ स्पीच में यहाँ कुछ फिगर ऑफ स्पीच दिए हुए हैं कि ये आपको पढ़ना है। एक बड़ा सवाल होता है बच्चों के माइंड में कि अगर मान लीजिए हमारे सिलेबस में यही फिगर ऑफ स्पीच दिए हैं, तो क्या हमें किसी और फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ने की जरूरत है या नहीं है? देखो, मैं तो कह सकता हूं कि आप पढ़ करके जरूर रखें, अदर फिगर ऑफ स्पीच को भी कवर अप करके रखें। इससे आपको ही बेनिफिट होने वाला है। आपकी स्टडी जो है, कह लीजिए कि आपकी स्टडी का लेवल इनहैंस है ना। बाकी ये जो दिए हुए हैं, ये आपको पक्का पक्का पढ़ना है और सही तरीके से पढ़ना है। देखो, ये नहीं कि आपने एक एग्जाम्पल से समझ लिया, इनके टाइप समझने की जरूरत होगी। टाइप के साथ साथ डेफिनेशन का एक परफेक्ट नॉलेज। अगर मान लो उस बेसिकली फिगर ऑफ स्पीच के साथ कोई पर्टिकुलर एसोसिएटेड है, उस चीज का भी ध्यान रखने की जरूरत। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में सोनेट, ओड, लिरिक, एलिजी और सटायर आपको पढ़ना है। और इसके बाद फिर से इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश थोड़ा सा दिया हुआ है। तो जैसे आर के नारायण स्वामी एंड फ्रेंड्स है, नॉवल में द गाइड पढ़ लीजिए, मुल्क राज आनंद का द लॉस्ट चाइल्ड पढ़। ये है आपका पूरा का पूरा सिलेबस। अब देखिए, बात आती है कि हमें किसको किस तरह से पढ़ना चाहिए। ये एक मेजर पॉइंट है, किसको किस तरह से पढ़ना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे समझिए। देखिए, आपके पास पढ़ने के लिए कुछ ऑप्शन हैं और इन ऑप्शंस की मैं बात कर लेता हूं कि कौन से ऐसे आपके पास ऑप्शन है। देखो, एक ऑप्शन होता है कि हम अपनी सेल्फ स्टडी में जाएंगे, और दूसरा ऑप्शन है आपके लिए कि हम सेल्फ स्टडी नहीं, हम क्लासेस के साथ जाएंगे। जो भी कैंडिडेट सेल्फ स्टडी में जाना चाहते हैं, उनके लिए मेरा सजेशन होगा, आपके पास बहुत टाइम है। दिसंबर में एग्जाम अगर होगा, तो दिसंबर एग्जाम के अकॉर्डिंग अभी अगर आप देखें, तो मई का महीना चल रहा है और जून स्टार्ट होने वाला। तो आप रफली अगर देखें, तो आपके पास 6 से 7 महीने हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन। किस तरह से आप पढ़ें कि आप बिल्कुल कंप्लीटली पूरा डन कर लेंगे, तो देखो, एक एक राइटर को आपको उठाना है, वन बाय वन। सबसे पहले राइटर के बारे में पढ़ जाइए कि राइटर है कौन, और राइटर ने कौन कौन से वर्क लिखे हैं, और राइटर ने क्या अपनी लाइफ में अचीव किया, क्या कोई अवार्ड मिला। मतलब लाइफ से रिलेटेड चीजें पूरी करें, ईयर ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ डेथ को याद करते हुए, और जो भी नेसेसरी बैकग्राउंड है, यानी जो उन्होंने ऐसा जो काम जो जो उनको पॉपुलर बना, वो चीज डन करनी। सबसे पहले लाइफ डन किया, फिर इंपॉर्टेंट वर्क्स, कौन सा वर्क कब आया, किस वर्क के साथ क्या कोई प्रॉब्लम हुई, क्या वो बैन किया गया, या फिर उस वर्क को कोई पब्लिशर नहीं मिला। ये कई सारी ऐसी बातें हैं जो आपको समझना जरूरी हो। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कि अगर आप जब कभी किसी राइटर के वर्क्स पढ़ते हो, और उसमें से खास करके ड्रामा को आप पढ़ रहे होते हैं, तो वहां दो ईयर होते हैं। एक होता है ज्यादातर मतलब परफॉर्मिंग ईयर, और जो है दूसरा पब्लिशिंग ईयर। ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। कई बार ऐसे 3 ईयर मिल सकते हैं कि राइटर ने उसको कब लिखा, फिर वो कब परफॉर्म किया गया, फिर वो कब पब्लिश हुआ। तो देखो, इस चीज का स्पेशल ध्यान रखते हुए पढ़ना होता है कि क्या हम जो ईयर पढ़ रहे हैं वो पब्लिशिंग है, या फिर रिटन ईयर है, या फिर परफॉर्मिंग का ईयर। सबसे ज्यादा इनमें से अगर कुछ महत्वपूर्ण होता है, तो वो होता है पब्लिशिंग ईयर, की किस ईयर में वो पब्लिश हुआ। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, लेकिन कई बार पूछ सकते हैं कि कब इसे परफॉर्म किया गया था। तो कब इसे परफॉर्म किया गया था, इस चीज का स्पेशल ध्यान रखते हुए आपको डन करनी। देखिए, हमारा जो कोर्स होगा, हमारे कोर्स में ये हर एक टॉपिक, चाहे आपके राइटर के बारे में हो, चाहे उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में हो, उनके अचीवमेंट के बारे में हो, या कह दीजिए कि जैसे किसी वर्क की समरी है, कैरेक्टर्स को समझाना, उनके रोल को समझाना, इंपॉर्टेंट डायलॉग अगर है। देखो, कई सारे बच्चे होते हैं कि
उनको एक बार ये पता चल गया कि डायलॉग याद करना होता है, तो जहां नहीं भी याद करना होता वहां भी घुसे पड़े रहते। देखो, इन चीजों को एक टीचर बड़ा समझते हुए करता है। अनुभव, जैसा कि मैंने बताया कि पिछला जो एग्जाम था एमपी ग्रेड 1 वाला, बहुत सारे बच्चों ने, मतलब ये समझ लीजिए कि रिकॉर्ड एडमिशन भी थे और रिकॉर्ड सिलेक्शन भी थे। बहुत सारे बच्चों ने लिया, कुछ बच्चे काफी परेशान। ज्यादातर बच्चों ने अच्छे मार्क्स स्कोर करे, सिलेक्शन लिया। देखो, जब कोई टीचर आपको पढ़ाता है तो उस टाइम पीरियड में उस टीचर को स्वतंत्रता दीजिए, क्योंकि आप तो देखो गाइडेंस के लिए आए हो। आप क्या चाहते हो, किस तरह से पढ़ना चाहते हो, वो थोड़ा अपने ऊपर आप छोड़िए। लेकिन टीचर को स्वतंत्रता दीजिए कि वो अपने हिसाब से चीजों को करे। इसलिए कि देखो, मतलब जहां तक मेरा मानना है कि जो आपको सामने वाला पढ़ाने वाला है, वो हो सकता है कि इस फील्ड का एक बहुत अच्छा अनुभवी शिक्षक, और आपके कहने के चक्कर में वो अपना ट्रैक चेंज कर ले, पढ़ाने के तरीके बदल। तो देखो, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है यहाँ पर हर एक टॉपिक को डील करने का, मैं टू द पॉइंट एग्जाम पॉइंट्स के साथ और टू द पॉइंट स्टडी, कहां पर हमें टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत है, किस वर्क की समरी पढ़ लेनी चाहिए, किस वर्क की एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत है, किस वर्क को एक एक लाइन नहीं पढ़ना, कौन सा डायलॉग इंपॉर्टेंट है, किस फिगर ऑफ स्पीच में किस तरह के एग्जाम्पल या किस तरह की टेक्निकल टर्म्स हैं जो पूछे जाते हैं, उस चीज की एक अंडरस्टैंडिंग, और उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको इस बैच में पढ़ाता हूं। एमपी ग्रेड 1 का ये नया बैच भी हमारा आ चुका है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट लिटरेचर लवर्स ऐप डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद आप सीधे हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच आपका 3 जून से स्टार्ट होने वाला है, और अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं, बाद में भी ज्वाइन करते हैं, तो आपको सारा रिकॉर्डेड भी मिल जाए। हमारे पास जो बैच है, तो एक कंप्लीट रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है। एक बैच ऐसा भी है जो पूरा का पूरा रिकॉर्डेड है, मतलब कंप्लीट रिकॉर्डेड के फॉर्म में है। पिछला वाला जो आपका एग्जाम हुआ था, तो पिछले वाले एग्जाम में जो है, उसी बैच को हम लोगों ने पढ़ाया था, और जो पिछला वाला एग्जाम हुआ उस बैच को जब हमने पढ़ाया, बहुत अच्छे आउटकम थे, तो वो बैच भी अवेलेबल है। अगर कोई कैंडिडेट कंप्लीट रिकॉर्डेड चाहता है तो वो भी ले सकता है। और मान लीजिए कि अगर आप हमारे बैच में ऑलरेडी एनरोल्ड हो चुके हैं, पहले से ही एनरोल्ड है, तो आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि आप चाहें तो आप हमारे बैच को फिर भी ज्वाइन कर सकते। लेकिन यहां पर बात यह है कि जो आपने पीछे पेमेंट किया था और जो हमारे लाइव बैच का चार्ज होगा, वो चार्ज आपको एक्स्ट्रा देना होगा। यानी आपका वो पैसा माइनस होकर के जो एक्स्ट्रा इसमें चार्ज होगा, वो आपको पे करना। टीम से आप कांटेक्ट करेंगे, टीम आपका चेक कर देगी और इसके बाद आप ज्वाइन कर। कोर्स की वैलिडिटी, अगर आपने उस कोर्स में जो भी कंज्यूम कर लिया, मान लो आपके 6 महीने पूरे हो गए हैं, 6 महीने की वैलिडिटी बाकी है, आपको इस बैच में 1 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी, और आप 1 ईयर फिर नए सिरे से लाइव क्लास में पढ़ पाएंगे। एवरी सैटरडे हमारा डाउट सेशन होगा। जो भी डाउट होंगे आप सैटरडे को हमारे साथ डिस्कस करेंगे। और ये बैच एक कंप्लीट बैच है जहां पर आपको सारी चीजें मिलने वाली। इस कोर्स में जो टाइमिंग रखी गई है वो 10 बजे से 12 बजे तक, 10 से 11 लिटरेचर और 11 से 12 आपका ग्रामर चलेगा एवरीडे। और सैटरडे को जो है डाउट सेशन होगा। संडे हमेशा ऑफ रहता है, और पूरे पीडीएफ नोट्स आपको प्रिंटेबल फॉर्म में मिलने वाले हैं। आप किसी भी नोट्स को प्रिंट कर पाएंगे, और साथ में हम आपको टेस्ट भी देंगे इवैल्यूएशन के लिए, कि जो आप टॉपिक कर रहे हैं उनको आप इवैल्यूएट भी कर पाए। तो ये बैच आपके लिए कंप्लीट पैकेज होगा। देखियो, लिटरेचर में हम ज्यादातर डिटेल पर फोकस करवाते हैं, ग्रामर में प्रैक्टिस पर फोकस, क्योंकि देखिए जिस चीज में जिस तरह की रेमेडी की जरूरत होती है उस तरह की चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और भी अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो मैं सीधे कहूंगा लिटरेचर लवर्स ऐप डाउनलोड करिएगा और कोर्स को ओपन करिएगा। वहां ओवरव्यू आपको नजर आएगा। ओवरव्यू में इस कोर्स की हर एक वो जानकारी लिखी हुई दी गई। जितनी भी बातें यहां पर लिखी हुई हैं उन सारी बातों को फॉलो किया जाएगा, और जो नहीं यहां पर लिखा है मतलब उस चीज को नहीं फॉलो किया जाए। ठीक है, तो अब आप अपनी तैयारी में लग जाइए और लग करके कीजिए बढ़िया सी पढ़ाई, ताकि आने वाले एग्जाम में
सबसे बेस्ट आप स्कोर करें और सबसे अच्छा आप स्कोर करें और बाकी किसी भी और जानकारी के लिए हमारी टीम लिटरेचर लवर्स आपके साथ हमेशा है। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके या सीधे लिटरेचर लवर्स ऐप डाउनलोड करके तैयारी मेरे साथ ट्यून रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर से मिलूंगा किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।